प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने छठे पाठ का हमने मौखिक प्रश्नों को कर लिया है। आज हम लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार पुनरावृत्ति कर ली जाए, रिवीजन कर लिया जाए अपने मौखिक प्रश्नों का। तो हमारा पहला जो मौखिक प्रश्न है, आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के चर्चा में कि आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे। जितना पूछा जाएगा, ये संक्षेप में है, उतना ही हम उत्तर देंगे। ज़्यादा बड़ा इसमें लिखा नहीं जाता है, आपको पता ही है। अब है दूसरा है, मोर क्या क्या खाता है। इसे हम ज़रा विस्तार से बताएंगे। मोर की जो खाने की आदतें हैं मैंने आपको बताया था, उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। तो कहेंगे मोर अनाज, दाल के दाने, मूंगफली, फल, बेर, फलों में बेर, पीपल और बरगद के फल, इसके अलावा सांप, बिच्छू, कन खजूरे, टिड्डियाँ तथा विषैले जीव जंतुओं को खाते हैं। तो हम इसमें पूरा जो खाने का जो व्यवहार है मोर का पूरा बताएंगे कि सर्वाहारी है। ये बीज को भी खाता है, फलों को भी खाता है और कीड़े मकोड़ों को, सांप को भी खाता है तथा ये किसानों की मदद करता है। तो ये है, उसके केवल खाने के लिए बताना है क्या क्या खाना है। एक बार फिर से मैं दोहरा लेता हूँ। प्रश्न है, मोर क्या क्या खाता है। तो हम लिखेंगे मोर सभी तरह के अनाज, दाल, मूंगफली, उसके बाद में बेर, पीपल और बरगद के फल, सांप, बिच्छू, टिड्डे और विषैले कीड़े मकोड़े खाता है। तो इस तरह से पूरी सूची हम इसमें बताएंगे। हमारा ग प्रश्न था अगला मौखिक जो था, जो हमने कल कर रखा है, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है। तो मोर एक जंगली पक्षी है, इसको पालतू कैसे बनाया जा सकता है, इसका तरीका हमें बता रखा गया है कि यदि हम मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने दें तो वो पालतू बन सकता है। तो इसका उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है, एक बार फिर से इसको करते हैं। मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे मोर को पालतू दाल के दाने या अनाज देकर, मोर को प्रतिदिन दाल के दाने या अनाज देकर पालतू बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और हमारा घ प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है, ये बहुत आसान है। मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि वो क्यों क्यों की आवाज़ निकालता है। तो लिखेंगे क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से सावधान कर सकता है। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से सावधान क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर करता है। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न बच्चों। आज हम अपने लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और हमारा पहला जो लिखित प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका है कि सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो लिखित का पहला, और इसे आप पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे क्योंकि ये जगह दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपना लिखित प्रश्न का पहला भाग। तो ये है हमारा लिखित प्रश्न। का पहला जो प्रश्न है वो हम लिखते हैं। पहला वाला जो है, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने
टिक का निशान लगाओ या सही का निशान लगाओ। पहला है क भाग करते हैं। मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? मोर को पकड़ना, मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पहला है यह बहुत तेज भागता है, यह बहुत तेज भागता है। यह बहुत तेज भागता है। यह हमेशा चौकन्ना रहता है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। और तीसरा इसका विकल्प दे रखा है, यह हाथों से फिसल जाता है। यह हाथों से फिसल जाता है। यह हाथों से फिसल जाता है। तो एक एक करके हम ये 3 विकल्प दिए हैं, तीनों विकल्प को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं? पाठ में भी बताया गया था कि मोर को पकड़ना आसान नहीं है। देखने में भले मोर बड़ा लगता है, लेकिन वह बहुत सतर्क रहता है। वो आलसी बिल्कुल नहीं होता, वो बहुत फुर्तीला होता है। तो इसके अंदर कौन सा है? यह बहुत तेज भागता है। बात तो सही है, लेकिन मोर उड़ता भी है, तो इसीलिए इसे हम सही विकल्प नहीं मानेंगे। यह हाथों से फिसल जाता है, ये भी गलत मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि पाठ में कहीं नहीं लिखा गया है कि मोर के पंख फिसलन भरे होते हैं या मोर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पकड़ने से मोर फिसल जाता है, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है। तो हमारा ये जो तीसरा विकल्प भी गलत सही नहीं है। मोर यह हमेशा चौकन्ना रहता है, तो भागता सही है, लेकिन सबसे सही जो है, हम कहते हैं जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करते हैं, हम कहते हैं जो आपको विकल्प दिए गए हैं, अगर 5 विकल्प दिए गए हैं तो उसमें जो सही है, या इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 में कौन सा विकल्प सबसे सही है वही आपको चुनना है। तो ये सही बात है कि यह बहुत तेज भागता है, लेकिन ये भागता ही नहीं, उड़ता भी। तो यह हमेशा चौकन्ना रहता है। जो सभी पक्षियों की तरह मोर भी क्या है? हमेशा चौकन्ना रहता है। इस कारण से मोर को पकड़ना आसान नहीं। मोर अपने आसपास सभी जगह नज़र रखता है, चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं आ रहा। अगर खतरे का उसको अंदेशा होता है तो वह उड़ जाता है। वो भागता भी है और ज़रूरत पड़ने पर वह उड़कर किसी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है, जहाँ पे वो सुरक्षित हो सकता है।
तो ये जो दूसरा विकल्प है यह हमेशा चौकन्ना रहता है, तो ये सही विकल्प है। आपने देखा भी होगा जो अधिकतर पक्षी दो होते हैं वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं, उनकी नज़र चारों तरफ लगातार बनी रहती है कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं है, कहीं से कोई शिकारी जानवर तो नहीं आ रहा है, कहीं से कोई लोग तो नहीं आ रहे हैं। वो मनुष्यों पे भी उतने ही नज़र रखते हैं। तो इसका सही कारण क्या है कि मोर हमेशा चौकन्ना रहता है। तो सही, मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? तो सही विकल्प यही है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हमें पाठ में भी दिया गया था, तो ये सबसे सही विकल्प। अब हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा ख भाग। इसे आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है, भाग ख। तो हमने ख है, नेहा कटोरी में क्या लेकर आई। ये ख भाग है, पहला प्रश्न का ख भाग। नेहा, नेहा कौन थी? नेहा आशीष की बड़ी बहन। नेहा कटोरी में, नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? क्या लेकर आई? विकल्प दे रखा है, 3 विकल्प हैं हमेशा की तरह। अनाज के दाने, अनाज के दाने, दूसरा विकल्प है बीज, और तीसरा और अंतिम है दाल के दाने। दाल के दाने। तो हमने देखा, जब आशीष मोर को पकड़ने के लिए दौड़ा तो नेहा दीदी ने मना किया कि वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। हाँ, तुम चाहो तो उसे दोस्ती कर सकते। और दोस्ती करने का तरीका क्या है कि यदि मोर को प्रतिदिन दाल के दाने या अनाज के दाने दिए जाएं तो क्या होता है, मोर आपसे आपकी दोस्ती स्वीकार कर लेगा। ठीक, ऐसा होता भी है। लेकिन इसमें हमें पूछ रखा है कि नेहा दीदी कटोरी में क्या लेके आई, कि अनाज के दाने थे, वो बीज थे, या दाल के दाने थे। तो कहानी में हमने जाना था कि नेहा दीदी दाल के दाने लेके आई थी, पर उन्होंने दाल के दानों को आंगन में बिखेर दिया था। तो सही विकल्प है, मोर असल में अनाज के दाने भी खाता है, बीज भी खाता है, लेकिन नेहा दीदी जो लाई थी वो थी दाल के दाने। तो सही विकल्प है दाल के दाने। अगला है हमारा ग भाग। तो ग को करते हैं। मोर का पेट किस रंग का होता है? ग भाग है। मोर का पेट, ये पाठ में बताया गया था। मोर के हर अंग के बारे में बताया गया था, और हर अंग के रंग के बारे में भी बताया गया था। पेट किस रंग का होता है? किस रंग का होता है?
पहला दे रखा है बादामी, पहला विकल्प है। हमारा दूसरा विकल्प है सफेद, हमारा जो तीसरा विकल्प है नीला। तो ये पाठ में बताया भी गया था, आपको याद होगा कि जब आशीष ने नाचता हुआ मोर देखा तो खुशी से झूम उठा, वो खुशी से झूमने लगा और वह जो मोर के पंख थे उनके बारे में विस्तार से बताने लगा कि देखो ये तो जापानी पंखे की तरह खुल गए हैं, उसके बीच में जो पंखों के बीच में जो आँख की तरह होता है वो तांबों के सिक्के की तरह लग रहा है, बीच में जामुनी रंग भी बहुत चमकीले रंग का है। तब उसने इस पेट के बारे में बताया कि देखो मोर का जो पेट है वह होता है बादामी रंग, अभी होता है सफ़ेद तो हमें समझ आ गया, दूध की तरह सफ़ेद, नीला भी हमने देख रखा है आसमान की तरह नीला, या फिर हम कहेंगे जो मोर का जो चमकीला नीले रंग का होता है वो भी। ये बादामी रंग कैसा होता है? तो ये रंग बना है बादाम के रंग से मिलने वाला जो रंग होता है। आपने बादाम देख रखा है, जो बादाम का छिलका होता है वो हल्का भूरे रंग का होता है, वो क्या होता है हल्के भूरे रंग का होता है बादाम का छिलका, तो उसी को हल्के भूरे रंग को बादामी रंग कहा जाता है। अगर हम बोलेंगे हल्का भूरा तो अजीब सा लगता है कि कितना हल्का भाई, कितना हल्का है, तो उससे अच्छा है बादामी रंग, मतलब बादाम के रंग जैसा। बादामी रंग का मतलब क्या होता है? जिसका रंग बादाम के रंग जैसा हो उसे बादामी कहा जाता है। तो यही है मोर का पेट बादामी रंग का होता है, हल्का भूरा रंग होता है, तो इसे हम सही विकल्प की तरह ठीक करते हैं। अगला है हमारा घ भाग। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ख और घ को, आपको फिर से इसको समझा देते हैं। नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? तो नेहा जो आशीष की बहन थी, बड़ी बहन, वो कटोरी में दाल के दाने लेकर आई थी। मोर बीज भी खाता है तो कोई इसको सही नहीं करेगा, मोर अनाज के दाने भी खाता है, लेकिन जो नेहा कटोरी में लेके आई थी वो था दाल के दाने। ये हमें कहाँ से पता चला? पाठ में लिखा गया था। मोर का पेट किस रंग का होता है? ये होता है बादामी रंग का। बादामी रंग के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका रंग बादाम के रंग जैसा हो उसे हम बादामी कहते हैं। तो मोर के पैर सफ़ेद रंग के होते हैं और जो उसका मोर की जो गर्दन होती है वो नीले रंग की होती है, लेकिन जो पेट की बात की गई है पेट बादामी रंग का होता है, बादाम के रंग जैसा। तो एक और इसमें एक बहुविकल्पी में बचा है घ भाग, अब हम उसको कर लेते हैं। तो बहुत आसान था, जिसने पाठ ढंग से पढ़ा होगा वो इसे स्वयं भी कर सकता है, अपने आप इसे कर सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारा घ, कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? कौन अपने मुकुट में, कौन अपने मुकुट में कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? मोर का पंख लगाते थे लगाते थे। तो इसमें जो है हमने लिया है 3 विकल्प। पहला है श्री राम,
दूसरा विकल्प है श्री कृष्ण। तीसरा विकल्प है कार्तिकेय। कार्तिकेय। तो ये हमने पाठ से ही पता चला। हमें पाठ से क्या पता चला कि श्री कृष्ण जो थे अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते। आपको भी देखा होगा, आपने कृष्ण को, श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा होगा, तो आपने क्या देखा कि उनके जो मुकुट में है मोर का पंख लगा होता है। उन्हें भी मोर का पंख जो था वो काफ़ी पसंद था। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न, और ये बहुत आसान आपको लगा होगा क्योंकि ये सब हमने पाठ में पढ़ा था। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न इसीलिए होता है कि हम देखा जाए कि जो बच्चों ने इस पाठ को पढ़ा है, समझा है कि नहीं। तो इसी तरह परीक्षा में भी आपके लिखित प्रश्न का हम कहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं MCQ के फॉर्म में। तो उसमें आपको क्या करना है, पूरा पाठ पढ़ना है। जरूर नहीं कि यही प्रश्न आएंगे, तो हमने अभी 4 प्रश्न कराए तो उनमें से आएगा, ऐसी बात नहीं। पाठ के कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, और अब चलते हैं हम अपना दूसरा। सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है लिखित का। तो प्रश्न तो है हमारा दूसरा, लिखित का दूसरा। सही कथन के सामने सही कथन के सामने सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने और गलत के सामने क्रॉस का क्रॉस लगाएं। जो क्रॉस है वो लगाए के लिए लिखा है, लगाओ। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो ये 5 कथन हमारे दिए गए हैं। तो पहला कथन क है, मैं लिखते जाता हूँ और इसका हम आपको बताएंगे भी, कारण भी बताएंगे कि क्यों सही है और क्यों गलत। तो पहला जो है, पहला वाक्य देखिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी है और ये सही है। हमें पता है बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है
और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये सही है। तो इस तरह हम इस पर सही का निशान लगा देंगे और आप भी इसे अपने पाठ्य पुस्तक में ही करिएगा, जगह पूरा दिया गया है। तो सही का निशान लगाना है। ठ है। दूसरा कथन क्या है? मोर सांप से डरता है। मोर सांप से डरता है। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है पाठ में कि जो मोर है सांप का भी शिकार कर लेता है, तो ये गलत हुआ। अगर वो डरता तो उसका कभी शिकार नहीं कर पाता। ये कथन गलत है। ग पे चलते हैं। मोर उड़ नहीं सकता। मोर उड़ नहीं सकता। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मोर के पंख बहुत बड़े होते हैं और ये बड़ी ऊंचाई पे उड़ जाता है। शिकारी पक्षी को देखता है तो पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो ये गलत था। हमारा जो घ है, घ पे आते हैं। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं, एकदम सही बताया है कि मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं। बड़े ताकतवर होते हैं और ये सही है। उसके पैर भले सफ़ेद रंग के होते हैं लेकिन वे काफ़ी ताकतवर होते हैं और वह अपने पैरों से जो खतरनाक जो कीड़े होते हैं, सांप होते हैं, उन पे हमला कर देता है। तो मोर के जो पैर होते हैं काफ़ी ताकतवर होते हैं। मोर का शरीर भी बड़ा होता है, तो ये बहुत तेज़ दौड़ता भी है मोर। किसी ने अगर ध्यान से देखा हो तो मोर बहुत तेज़ दौड़ता है अपने बड़े बड़े ताकतवर पैरों के कारण। तो मोर के पैर ताकतवर होते हैं, एकदम सही कहा गया है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। सुंदर कलगी होती है। एकदम सही कहा गया। उसकी कलगी काफ़ी सुंदर होती है और मुकुट की तरह लगती है। तो ये था बच्चों हमारे पांचों। इसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है, सही। मोर सांप से डरता है, ये गलत है। मोर उड़ नहीं सकता, ये भी गलत है। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं, ये सही है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है, ये भी सही। तो ये थे हमारे लिखित प्रश्न। सही और गलत का हमें निशान लगाना चाहिए था और हमने इसे पाठ्य पुस्तक में ही किया है, अपने पाठ्य पुस्तक में ही इसे कर लिया है। तो आज हमने कौन कौन से किए? बहुविकल्पी प्रश्न किए और सही और गलत जो थे ये दोनों किए। इसे आपको अपने बुक में नोट कर लेना है, मार्क कर लेना है। और कल हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, भाषा से जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो आज के यही गृह कार्य है आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को बुक में, और जो सही और गलत वाला है उसे भी अपने पाठ्य पुस्तक में से कर लेंगे। आज का यही गृह कार्य, शेष हम कल करेंगे।